गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम में हमारी अब तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं। चारों क्लासेस के बाद आज ही हमारी है 5th क्लास C5। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो है ऊष्मागतिकी, इसके कुछ नियम हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से नियम हैं, और दूसरी हम पढ़ेंगे लिमिटेशन। देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कुछ जगह लागू नहीं हो पाती, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के सीमाएं। ऊष्मागतिकी के नियम। सबसे पहले हम नियम की बात करें। देखिए जो हमारा पहला नियम है, मतलब ऊष्मागतिकी के कुल 4 नियम हैं। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, जो कि बताता है जो ऊर्जा है वह तो ना तो नष्ट हो सकती है, ना ही उसका हम निर्माण कर सकते हैं, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा जो होती है वह स्थिर रहती है। द्वितीय जो सेकंड नियम है वो ये कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी, जो एंट्रोपी है वह सदैव बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि सारे जो प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं वह स्वतः होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड लॉ है, तीसरा नियम है, वो ये कहता है कि किसी परम ताप पर, परम शून्य ताप पर किसी शुद्ध क्रिस्टलाइन ठोस की जो एंट्रोपी है वह शून्य होती है। इसके बाद है हमारा जीरोथ नियम, या फिर इसे कहें शून्य का नियम। देखिए शून्य नियम क्या कहता है कि अगर ए और बी कोई दो वस्तु हैं, यदि देखिए यहाँ पर 3 वस्तु दिखा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो इसको समझ ही लें कि एक एग्जांपल से ये कोई तंत्र दिखाए गए हैं। ए बी आपस में तापीय साम्य में है और बी और सी आपस में तापीय साम्य में है, तो ए और सी क्या होंगे? आपस में तापीय साम्य में होंगे। यह जो जीरोथ लॉ है, शून्य का नियम है, इसे तापीय साम्य का नियम भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे ऊष्मागतिकी के यहाँ पर कितने नियम हो गए? कुल 4 नियम हैं। सबसे पहले नियम की बात करते हैं। प्रथम जो हमारा नियम है वह क्या कहता है? देखिए जो प्रथम नियम है उसके अनुसार का प्रथम नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और जो परिवर्तन होता है यह कुल परिवर्तन होता है। यानी ऊर्जा पहले जितनी मात्रा में थी, परिवर्तन के बाद भी उतनी ही मात्रा में रहती है। ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो क्या रहती है? स्थिर रहती है परिवर्तन के बाद भी। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से
दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए, कोई ऊर्जा है, जैसे कि मशीन काम करती है, उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है, विद्युत ऊर्जा दी जाती है, जिसके द्वारा वह कोई थर्मल काम, जैसे कि हम प्रेस का एग्जांपल लेते हैं, प्रेस से हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, मतलब ठीक है, इस्त्री करते हैं। अब देखिए, उसको हमने विद्युत ऊर्जा दी और उसने काम किया क्या? तापीय काम किया, मतलब थर्मल वर्क हो गया। यहाँ पर वो गर्म करने का काम कर रही है, हीटिंग वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो ये परिवर्तन हो रहा है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में। इसके आगे देखिए, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर होती है। ये हमारा प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी का। इसे नोट डाउन करें। इसके बाद बात करें हम द्वितीय नियम की। देखिए, ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वह एंट्रोपी के बारे में है। का द्वितीय नियम ब्रह्मांड की एंट्रोपी सदैव बढ़ रही है, क्योंकि समस्त, यहाँ पे देखिए एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है अव्यवस्था। अव्यवस्था किसी भी, देखिए प्राकृतिक जो प्रक्रम होते हैं वह सतह होते हैं, हम जानते हैं। प्राकृतिक प्रक्रम को हम नहीं रोक सकते, वह अपने आप हो रहे हैं। ये जो प्रक्रम है यह एंट्रोपी को बढ़ाते हैं। एंट्रोपी बढ़ाने का कारण यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ पहले जैसी थी वह वैसी नहीं है। क्योंकि सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः व अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, एंट्रोपी सदैव बढ़ रही है। एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पानी हायर लेवल से लोअर लेवल में गिर रहा है, उच्च स्थल से निम्न स्थल की ओर आ रहा है, जैसे कि पहाड़ से पानी गिर रहा है। तो देखिए, पानी जब ऊपर था वह व्यवस्थित था, जब वो नीचे आ रहा है यानी उसने अव्यवस्था की, अब वो ऊपर नहीं है ना। तो ये जो एंट्रोपी का मान क्या है, यहाँ पर एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। इस कारण से कहा जाता है कि जो प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं वह एंट्रोपी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप हो रहे हैं, स्वतः हो रहे हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये एक ही दिशा में होते हैं, जैसे पानी नीचे की तरफ गिरा, ये इसकी एक दिशा है, और ये हो गया यहाँ पर अनुत्क्रमणीय। इसे भी नोट डाउन करें, इन दोनों नियमों को।
ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम, तृतीय नियम क्या कहता है, अब उसके बारे में देखते हैं। जो ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम है, तृतीय नियम है, वह यह कहता है कि परम ताप 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की जो एंट्रोपी है वह 0 होती है। परम ताप 0 केल्विन, या फिर इसे मैं ब्रैकेट में 0 के लिख देती हूँ, पर किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी 0 होती है। ठीक है, 0 केल्विन पे कोई भी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ है तो जो उसकी एंट्रोपी का मान है वह 0 होगा। यह हो गया हमारा ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम, तृतीय नियम। इसके बाद है हमारा चौथा जो नियम है ऊष्मागतिकी का, या फिर मैं कहूँ 0 का नियम का 0 नियम। 0 नियम ये कहता है अगर दो वस्तु A और B तापीय साम्य में हैं, B और C तापीय साम्य में हैं, तो A और C भी आपस में तापीय साम्य में होंगी। यदि कोई वस्तु A B के साथ साम्य में है और वस्तु B C के साथ तापीय साम्य में है, तो अब देखिए तीसरी जो बात हो रही है यहाँ पर A और C के बारे में, तो वस्तु A और C आपस में तापीय साम्य में होगी। ठीक है, अब ये वाला जो नियम है 0 का नियम, यह तापीय साम्य नियम भी कहलाता है। इसे तापीय साम्य नियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऊष्मागतिकी का 0 नियम। ठीक है, इसको नोट डाउन करें।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊष्मागतिकी की सीमाएं। ऊष्मागतिकी की सीमाएं। देखिए ऊष्मागतिकी है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। सबसे पहले जो सीमा है उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। ऊष्मागतिकी हमेशा स्थूल गुणों की बात करता है। यह पूरे के पूरे तंत्र पे अप्लाई होता है, लागू होता है, ना कि एक अणु परमाणु के ऊपर। पहला जो सीमा है इसकी ये है, ऊष्मागतिकी यहाँ पर देखिए एक अणु, तंत्र के एक अणु या एक परमाणु की बात नहीं की जाएगी, वह पूरे के पूरा जो तंत्र है उसकी बात की जाएगी। ऊष्मागतिकी पदार्थ के स्थूल गुणों से संबंधित है, ना कि सूक्ष्म गुणों से। गुणों से यह पदार्थ के अणु परमाणु की व्याख्या नहीं करता। मतलब जो तंत्र है उसे पूरा का पूरा तंत्र जो है ऊष्मागतिकी में कंसिडर किया जाएगा, उसे माना जाएगा, ना कि उस तंत्र में मौजूद एक अणु और एक परमाणु को। ठीक है, यह यहाँ पर एक सीमा हो गई इसकी। दूसरी सीमा यह कहती है जो ऊष्मागतिकी है वह किसी प्रक्रम के घटने की संभावना तो बताता है, लेकिन जो प्रक्रम है उस किस दर पे घट रहा है उसके बारे में यह कुछ नहीं बताता। ऊष्मागतिकी प्रक्रम के होने की संभावना तो बताता है, पर प्रक्रम के दर के बारे में व्याख्या नहीं करता कि कोई भी जो प्रक्रम है वह कितनी स्पीड में हो रहा है, जल्दी हो रहा है, देर से हो रहा है, उसकी क्या दर है, इसके बारे में ऊष्मागतिकी कुछ नहीं बताएगा। सिर्फ बताएगा कि ये प्रक्रम हो सकता है या नहीं हो सकता। तीसरा जो है ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम है या हमारा जो तंत्र है उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या है इसके बारे में बता सकता है। ऊष्मागतिकी तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बारे में ज्ञान रखता है या ज्ञान रखता है, परंतु प्रक्रम की क्रियाविधि
या मैकेनिज्म क्रियाविधि के बारे में अनभिज्ञ है, अननोन, नहीं पता उसे क्रियाविधि क्या रही। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारी लिमिटेशन हो गई है किसकी, ऊष्मागतिकी। क्या लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन क्या थी कि ऊष्मागतिकी पदार्थ के स्थूल गुणों से संबंधित है, ना कि सूक्ष्म गुणों से। इसका मतलब है कि ये पूरे तंत्र पे अप्लाई होता है, ना कि किसी एक अणु या परमाणु पे। सेकंड जो है हमारा सीमा, जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि जो ऊष्मागतिकी है वह प्रक्रम के होने की संभावना तो बताता है कि प्रक्रम हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन वह किस दर पे होगा इसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद ऊष्मागतिकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था किसी भी तंत्र के, उसके बारे में जानकारी रखता है, लेकिन यह क्रियाविधि के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, इस तरह से हमारा ये लिमिटेशन जो है, सीमाएं हैं ऊष्मागतिकी की, ये कंप्लीट हो गया। इसे भी नोट डाउन करें। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने सबसे पहले ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में पढ़ा। हमारे 4 नियम थे ऊष्मागतिकी में, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इसके बाद था 0 शून्य का नियम। जो प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी का, वह यह कहता है ऊर्जा को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं ऊर्जा का, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा जो है वह स्थिर है। द्वितीय नियम था एंट्रोपी के बारे में, जो ये कहता था कि जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वह सदैव बढ़ रही है, क्योंकि जो सारे प्राकृतिक प्रक्रम हैं वह स्वतः और अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा नियम था, जो था परम शून्य ताप पर किसी भी शुद्ध पदार्थ की जो एंट्रोपी है 0 केल्विन पर 0 रहती है। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा जो नियम था शून्य का नियम, जो कि था तापीय साम्य नियम। ए और बी आपस में अगर तापीय साम्य में हैं, बी और सी आपस में तापीय साम्य में हैं, तो ए और सी भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। इसके बाद हमने लिमिटेशन पढ़ी, सीमाएं पढ़ी ऊष्मागतिकी की। क्या लिमिटेशन थी, पहली लिमिटेशन हमारी ये थी कि जो ऊष्मागतिकी है वह स्थूल गुणों के बारे में संबंध रखती है या स्थूल गुणों से संबंधित है, ना कि सूक्ष्म गुणों से। यानी ये पूरे के पूरे तंत्र पे लागू होती है, एक किसी छोटे मॉलिक्यूल या फिर किसी अणु पे नहीं, एक सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या एटम पे ये अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये था ऊष्मागतिकी की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन, वो ये कहती है कि ये प्रक्रम के होने की फिजिबिलिटी या फिर कितना आसानी से कोई भी प्रक्रम हो रहा है उसकी संभावना को तो बता सकता है, लेकिन यह प्रक्रम की दर को नहीं बता सकता कि वह किस दर पे घटित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो इसका लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, वो ये कहता है कि तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बारे में ऊष्मागतिकी बता सकता है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि किस क्रियाविधि से वो प्रक्रम प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक पहुंचा, तो उस प्रक्रम की क्रियाविधि के बारे में यह कुछ भी नहीं बताएगा। तो इस तरह से हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए और आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।